आज हम लोग कक्षा 7 भूगोल का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थला आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। जब हम पृथ्वी को देखते हैं, आप देखते हैं ज़मीन को, तो कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है ना। तो ये जो स्थला आकृति, ये शब्द आपको कठिन लग रहा होगा कि स्थला आकृति क्या है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्थल और आकृतियाँ। किससे बना है? स्थल और आकृतियाँ। स्थल मतलब ज़मीन, ज़मीन में जो आकृतियाँ हैं उनको कहते हैं स्थला आकृति। तो इन स्थला आकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। अब ये प्राकृतिक भूदृश्य क्या है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल चीज़ जिसको हम मानव ने नहीं बनाया। पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ये सब हम नहीं बना सकते हैं, है ना। ये सब मानव नहीं बनाता, ये प्रकृति के द्वारा, वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा और बर्फ़ के द्वारा ये सब बनते हैं। तो ये प्राकृतिक, इसलिए इनको कहा गया है प्राकृतिक भूदृश्य। भू मतलब पृथ्वी के दृश्य। तो ये जो हमारी पृथ्वी है एक सी नहीं है कि सब जगह मैदान ही मैदान हो, ऐसा नहीं है। कहीं पर इस पृथ्वी में मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है ना। तो ये धरातल पर जो उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा, उच्चावच का अर्थ होता है ऊंचा नीचा। धरातल मतलब जमीन पर ये जो उच्चावच यानी ऊंचाई नीचाई के आधार पर इनको हमने 3 श्रेणियों में बांटा स्थलाकृतियों को। वैसे तो कहीं भी आप बहुत सारी अनगिनत ये आकृतियाँ मिलेंगी, इनको हम नहीं गिन सकते। कहीं ऊंची नीची, नुकीली, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बन जाती है, क्योंकि ये अपने आप नेचुरल रूप से बनती है। लेकिन हमने इसको ज़्यादातर जो देखने में आई हैं, तो पृथ्वी में ऊंच नीच के कारण, उच्चावच के कारण, ऊंचाई और नीचाई के आधार पर हमको 3 तरह की आकृतियाँ देखने मिलती हैं। स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 श्रेणियों की होती हैं। 3 भागों में इनको बांटा गया है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, मतलब प्रथम श्रेणी के जो ऊंच नीचे सब, पूरी पृथ्वी में आपको महाद्वीप और महासागर, पृथ्वी की बात करें अगर हम पूरी, तो इसमें आपको या तो महाद्वीप दिखेगा या तो महासागर। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। तो इनको प्रथम श्रेणी में रखा गया। ये प्रथम श्रेणी के क्या हैं? उच्चावच मतलब ऊंची नीची आकृतियाँ। ठीक है। और जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है पर्वत को, पठार को एवं मैदान को। इन तीनों को रखा गया है। ठीक है। और तीसरी श्रेणी के जो उच्चावच हैं, ऊंची नीची जो आकृतियाँ, उच्चावच माने ऊंची नीची आकृतियाँ। तो टीले हैं, छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, नदी हैं, घाटियाँ हैं, डेल्टा हैं। तो आपको इस पाठ में पर्वत, पठार और मैदान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें आपको महाद्वीप और महासागर की डिटेल पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको ज़्यादातर पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जानेंगे। तो इन तीनों को, पर्वत, पठार और मैदान जानने के से पहले हमको इन 2 शब्दों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। किन 2 शब्दों से? एक तो ये स्थलाकृति और दूसरा उच्चावच। हम इन दोनों को समझेंगे तब। स्थला आकृति क्या है? जो पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृति को, जो हमको पृथ्वी की धरातल पर ऊपर नीचे आकर आकृतियाँ दिखती हैं, आकार दिखते हैं, कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं पठार दिखते हैं, कहीं मैदान दिखता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्थला आकृति, स्थल की आकृति। ठीक है। और दूसरा जो धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाला एक प्रतिरूप मतलब पैटर्न जब एक बन जाता है तो उसको उच्चावच कहते हैं। पैटर्न मतलब जैसे आप कोई बॉर्डर बना रहे हैं, कोई चीज़ बॉर्डर बनाते हैं तो एक सी बनाते हैं ना, कि जैसे हमने लहर बनाई मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे उसको एक से ऐसे इतनी थोड़ी थोड़ी दूर में उसको ऊपर और नीचे उठाते रहेंगे। हम अब ये समझते हैं कि ये उच्चावच क्या है। तो धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को, पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। पैटर्न आप जानते हैं, आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसमें सोच लेते हैं कि पहले हमको प्लस बनाना है। मान लीजिए हमने कोई डिज़ाइन सोची, तो एक प्लस या
कोई डिज़ाइन बनानी है, मान लीजिए लहर हम बना रहे हैं, तो हमको एक पता है हमको इतना जाना है, फिर इसके बाद इतना ऊंचा जाना है, फिर नीचे आना है, फिर इसके बाद हमको ऊंचा जाना है, फिर नीचे आना है, फिर मतलब एक पैटर्न पे हो जाता है काम। तो जब पैटर्न पर आकृतियाँ कहीं कहीं दिखाई देती हैं, पैटर्न बन के आकृतियाँ दिखाई देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्चावच। जैसे हिमालय पर्वत है तो एक पर्वत, पर्वत के पीछे दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, एक पर्वत है उसके पीछे तीसरा पर्वत, ऐसे एक पैटर्न पे चल रही हैं, तो उसको उच्चावच कहते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है, धरातल पर जो आकार और आकृतियाँ होती हैं, और धरातल की ऊंचाई नीचाई से जब बनते हैं उनको कहते हैं उच्चावच। पैटर्न जब बन जाता है एक निश्चित समय पर ऊंचा फिर नीचा, धंसने से चट्टानों के जो पैटर्न रूप में घाटी बनती हैं, श्रेणियां बनती हैं, जैसे हिमालय रेंज है, सतपुड़ा की घाटी है ना, विंध्य पर्वत की घाटी है, तो ये सब उच्चावच, उसको एक जो पैटर्न में बनते हैं उसको उच्चावच कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम बहुत सारी आकृतियों को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ये आपके इसमें मैदान दिखाया है, लेकिन मेन चीज़ हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें हमने आपको बताया, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पर्वत, पठार और मैदान। अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर हम इनके प्रकार समझ सकेंगे। तो हमको पहले इन तीनों के पैटर्न में अंतर समझना है कि इनमें क्या चीज़ है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। देखिए, तो आप देखिए, जो पर्वत होता है, जो पर्वत होता है वो इस तरह से होता है, ये ऐसे आता है और ऐसे नुकीला सा, ये ऐसे नुकीला सा आता है। और जो मैदान है वो कैसा होता है, वो प्लेन होता है ना। और जो पठार होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जाता है और ऊपर जाके सपाट हो जाता है, प्लेन हो जाता है, फिर नीचे ढाल सी आ जाती है। मतलब इनमें क्या है, पहाड़, मैदान और पठार में अंतर क्या है। ये आपका पहाड़ है, पहाड़ क्या होता है, नुकीला होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, चौड़ा, है ना, शंकु के आकार का होता है। जितने भी आपके पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनका एक है कि ऊपर नुकीला होगा और नीचे का हिस्सा उसका क्या होगा, चौड़ा। और जो मैदान है आपका, मैदान बिल्कुल प्लेन, जो हम नदी के किनारे हम सब रहते हैं वो सब मैदान है ना। उत्तर प्रदेश हमारा मैदानी भाग है, तो ये मैदान तो मैदान हुआ। और जो पठार है वो क्या हुआ, पठार जो होता है वो मैदान से तो ऊंचा है लेकिन पहाड़ से नीचा है। इसके मैदान से ऊंचा रहेगा लेकिन ये पहाड़ से, पर्वत से नीचा रहेगा। और पठार की क्या विशेषता है कि इसके दोनों ओर ये सब ढाल होती है, ढाल जरूर होगी। देखिए, ये मैदान से जब ऊंचा चढ़ा पठार तो यहाँ पर ढाल बन गई, और ये देखिए इधर पर, और ये बीच में जो ऊपर होता है वो सपाट होता है, प्लेन होता है। इन्हीं में शहर, कई डेक्कन में, मध्य प्रदेश वगैरह जो पठार में बसे हुए हैं, तो इनमें शहर बस जाते हैं। तो हमको इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, पहाड़, मैदान और पठार। पहाड़ जो है वो नुकीला होता है, इसका ऊपर का क्षेत्र नुकीला होता है और नीचे का क्षेत्र चौड़ा, है ना। ऊपर छोटा होता है, सकरा होता है, और नीचे चौड़ा होता है। इनकी ऊंचाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ की ऊंचाई 1800 मीटर से ऊपर, चाहे जितनी ऊपर चली जाए, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। और मैदान जो होता है वो बिल्कुल प्लेन, पठार और पहाड़ से बिल्कुल नीचे की जो ज़मीन होती है वो मैदान हो गई। तो और जो पठार होता है वो मैदान से तो ऊंचा होता है लेकिन पहाड़ से नीचा होता है। और इसकी क्या विशेषता है कि इसके दोनों किनारों में ढाल मिलेगी, और ऊपरी भाग जो होगा, बीच का भाग, वो क्या होगा, सपाट। तो हम इन तीनों को समझना, पर्वत, पठार और मैदान। आपने समझ लिया ना, ये पर्वत हुआ, ये नुकीला सा आपका पर्वत हुआ, ये आपका पठार हुआ, और ये आपका मैदान हुआ। ठीक है, इससे हम आगे चलते हैं। अब इन्हीं के हमको आगे विस्तृत पढ़ना है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पठार, मैदान, इनके बारे में, लेकिन इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हमारा आता है ये चित्र में, यहाँ पर आपको घाटी दिखाई गई है, यहाँ पर पठार दिखाया गया, मैदान दिखाया गया है ना। इस चित्र के माध्यम से
हम आपको आगे मैदान है, पहाड़ है, ये देखिए हिमालय रेंज दिखाई गई है ऊपर। अब हम आते हैं इसके प्रकारों पे। अब ये आप देखिए कि ये बताया गया है कि निर्माण के आधार पर स्थला आकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कि कैसे ये बनी, किन हमने बताया ना, पर्वत, पठार और मैदान। हमको इन्हीं तीनों के बारे में ज़्यादा जानना है। और अब हम चलते हैं, इनको क्या कहते हैं, पर्वत, पठार और मैदान जो हैं, इनको द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। ठीक है, पर्वत एवं पहाड़ी। अब हम पहले पर्वत के बारे में जानते हैं। तो सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृति, मतलब जिस मैदान में हम रहते हैं उससे ऊंची जो स्थलाकृति होती है उसको क्या कहते हैं, पर्वत। उससे कम ऊंची जो स्थलाकृति होती है उसको पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं। इनकी एक श्रेणी की एक रेंज होती है, कई पर्वत लगातार आपको दिखेंगे, जैसे इनको माउंटेन रेंज कहते हैं। उनका पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। इनका शिखर जो है क्षेत्र वो अपेक्षाकृत संकुचित होता है, ऊपर से ये नुकीले होते हैं और इनका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। तो देखिए हमको पर्वत कितने तरह के, कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पहला है बलित या मोड़दार पर्वत। अब ये कैसे होता है, बलित और मोड़दार पर्वत कैसे बनता है। तो आपको हम ये बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो धीरे धीरे गति करती रहती है। तो जब हमारे पृथ्वी के अंदर, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पैदा हो जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। आंतरिक शक्तियाँ हमारी पृथ्वी के अंदर भी अभी वो स्थिर नहीं है, उनमें आपस में टकराव होता रहता है, ताप और दाब के कारण उनमें हलचल होती है। तो जब यही आंतरिक जो प्लेट्स होती हैं, जब एक दूसरे से टकराती हैं और मुड़ जाती हैं, मोड़ के रूप में आती हैं, ऊपर को उठ जाती हैं, तो हमारे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जब 2 प्लेटें आपस में मुड़ती हैं तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। उनके आपस में जब 2 चीज़ टकराएगी तो जो बीच की चीज़ है वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे आप पर्वत ऐसे भी बना सकते हैं, एक कागज़ से। जैसे हम पेज लेते हैं, फिर हम उसका पंखा बनाते हैं ना, बगल बगल से मोड़ते हैं। तो जब मोड़ लेते हैं पंखे को या पेज को, हम मोड़ते हैं, 2 परत ही कर लेते हैं, और फिर जब उसको खोलते हैं तो बीच का पोर्शन उठा हुआ आएगा। तो इसी तरह हमारी आंतरिक जो परतें हैं, आंतरिक जो सतहें हैं पृथ्वी के अंदर की, वो आपस में टकराती हैं एक दूसरे से, तो बीच का पोर्शन जो उसका ऊपर उठ जाता है, उससे हमारे मोड़दार पर्वत तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत जो हैं वो मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत कहलाते हैं। और ये लगभग सभी महाद्वीपों में मोड़दार पर्वत आपको हर महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। आपको कुछ जो बलित पर्वत है उनके नाम भी याद रखना पड़ेगा। कुछ प्रमुख हैं जो हिमालय, एल्बुर्ज, आल्पस, एटलस, है ना, ये सब पर राकीज है, एंडीज है, इन सब के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सब किसके उदाहरण हैं, हिमालय, एल्बुर्ज, आल्पस, राकीज, एंडीज, ये सब किसके हैं, बलित पर्वत के। ये सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे, प्रश्न मंच कराएंगे क्विज प्रतियोगिता, तो इसमें आपसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब आता है हमारी बारी खंड या भ्रंश पर्वत। ये खंड भ्रंश पर्वत क्या है, जो हमारी विशालकाय बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो आपस में उनमें दरार पड़ जाती है, टूट जाती हैं, उनमें भ्रंश हो जाता है या उनमें दरार पड़ जाती है, जिसके कारण ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इन पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे खूब चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से। ऐसा नहीं है कि जैसे पहाड़ी है, कोई पर्वत है, खूब तेज़ बारिश हुई, खूब तेज़ आंधी तूफान चली तो पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट गया, है ना, टूटने से वो छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो ये उनके बीच में दरार फट गई, बीच में गड्ढा हो गया, धंस गई बीच में। तो इस तरह से चट्टानों के खंड होने से, चट्टानों में दरार पड़ने के कारण भ्रंश घाटी, भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये नर्मदा नदी, बिंद, सतपुड़ा पर्वत, ये सब क्या है, भ्रंश घाटी है। ये चट्टानें थी, बड़ी बड़ी चट्टान, जिनके आपस में धंस जाने से या ऊपर उठ जाने से ऊपर नीचे की कई सी आकृतियाँ, घाटियाँ बन गई हैं। सतपुड़ा रेंज, बिंद रेंज, नर्मदा घाटी,
है ना। ये सब विश्व के जो भ्रंश पर्वत हैं विश्व के, वो सब हैं वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब विश्व के, नेवादा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारे भारत में नर्मदा नदी, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों को मध्य भ्रंश घाटी की श्रेणी में लाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है। और अब हम आगे चलते हैं, तीसरा है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी, वोल्केनो माउंटेन। अब ये कैसे बनता है? ये हमने आपको पहले भी बताया था जब सेल बता रहे थे कि आग्नेय सेल कैसे बनती है, तो वही समझ लीजिए एक तरह से। ज्वालामुखी भूप्रपर्टी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण ज्वालामुखी पर्वत बनता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो वो कभी कभी एक पर्वत नुमा रूप ले लेता है, नुकीला सा बन जाता है, खूब ऊंचा पहाड़ बन जाता है। तो जो ऐसे पर्वत बनते हैं उनको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं वो कौन है? मोना, लोबा, ठीक है। ये सब विश्व के ज्वालामुखी पर्वत हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ा और हमारे भारत का जो एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो आज भी क्रियाशील है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार समूह में बैरन द्वीप पर पाया जाता है। ये आपको बहुत ध्यान करने की बात है, याद रखिएगा कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो किस महाद्वीप में है, किस मतलब द्वीप समूह में है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम है? उसके किस द्वीप में है? बैरन द्वीप में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पठार। पठार के बारे में हमने आपको बताया ही है कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौड़ा स्थल को, मतलब जो मैदानी भाग से ऊंचा हो लेकिन पहाड़ से नीचा हो और चौड़ा हो, उसका प्लेन जो बीच का भाग हो सपाट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? पठार। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल होता है। हमने बताया ना कि पहाड़ का जो शिखर होता है वो नुकीला होता है, लेकिन पठार का जो शिखर होता है वो समतल और सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल की तरह होते हैं। मैदान से जब ऊपर उठते हैं तो वो एक ढाल बनती है। तो पठार के जो किनारे होते हैं उनमें हमेशा आपको ढाल मिलेगी, तब हम मैदान में उतरेंगे, है ना, मैदान। और पहाड़ में ऐसी एकदम से ऐसी सपाट सी ढाल नहीं होती है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, वहाँ की ज़मीन कैसी है? पठार के रूप में है, ठीक है। भारत का प्रायद्वीप भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों को, मतलब जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब आपको पता चला, पठार आप समझ गए और पहाड़ समझ गए। अब हम आते हैं मैदान। मैदानी भाग में तो हम सब रहते ही हैं, तो प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को हम मैदान कहते हैं, जो पहाड़ से भी नीचा होता है और पठार से भी नीचा होता है। ये प्लेन होता है, इनका ढाल मंद होता है, इनमें ज़्यादा ढलान नहीं होती है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आपको ज़मीन मिलेगी लेकिन ज़्यादातर प्लेन ही मिलेगी, तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल और सपाट होते हैं। जैसे हमारे उत्तर भारत का मैदान, हमने बताया ना कि हम उत्तर प्रदेश में, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो मैदानी भाग है, समतल में हम सब रह रहे हैं। तो उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। और विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान है, यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, है ना, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान, ये सब क्या है? विश्व के। तो हमें अपने भारत का याद रखना है कि उत्तर भारत का मैदान विश्व का प्रमुख मैदानों में से एक है। अब चलिए, आपने इसको पाठ को अच्छे से समझ लिया है।